नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले, करीब करीब एक साल पहले समझ लीजिए, ये इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी अलायंस कहा गया, उसका निर्माण हुआ। और उसमें तब कई ऐसे चेहरे भी थे जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए या वो इनसे छिटक गए। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, और लोकसभा चुनाव से पहले इनकी 4 अलग-अलग जगहों पर एक कोऑर्डिनेशन टाइप मीटिंग हुई, महाभोज हुए और बहुत लंबी-लंबी बातें कही गई। पटना में, चूंकि उस समय नीतीश कुमार इनके साथ थे, तो पटना में पहली बैठक बुलाई गई। दूसरी बेंगलुरु में बुलाई गई, जो कांग्रेस के शासन वाला प्रदेश था, कर्नाटक। तीसरी मुंबई में हुई, जिसका जिम्मा उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने उठाया। चौथी और अंतिम बैठक दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की बात आई, तो इनमें आपस में कई राज्यों में जूतम बाजार होते हुए दिखाई दी। कई राज्यों में अलग अलग घटक दलों ने कहा कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, हम इंडी अलायंस को जानते भी नहीं। जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अगर केवल उन 2 सीटों पर लड़ना हो जहां वो 2019 में जीती थी तो ठीक है, नहीं तो फिर सारी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और उसने ऐसा किया। अब दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ में, लेकिन पंजाब में उसने कहा कि हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया, लेकिन कई दूसरे राज्यों में बड़ी तनातनी की स्थिति रही लास्ट स्टेज तक, जिनमें उत्तर प्रदेश भी था और अखिलेश यादव भी थे। लेकिन साथ मिलकर के लड़े, और कुछ बैकग्राउंड में ऐसी चीजें थी, ऐसे मुद्दे थे कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, और वो अकेले इंडिपेंडेंटली बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई, 240 सीटें ही मिली। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बिहार से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। यहां भी घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर, यानी राज्यों के चुनाव में भी अच्छा खासा जूतम बाजार हुआ है, और आखिरी समय तक भी सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं हो पाया। अब वही हम ड्रामा यहां देख रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 15-16 दिन तक एक ही गाड़ी पर सवार होकर के वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, ये एक्चुअल में राहुल गांधी का एजेंडा था। इस पर ये लोग बिहार के एक बड़े भूभाग में घूमते रहे। लगा सब कुछ ठीक ठाक है। ये भी लगा कि काफी समय पहले से चूंकि आपस में मिलजुल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू यादव, और मटन वगैरह भी सिखा रहे हैं लालू यादव इनको कैसे बनाया जाता है राहुल गांधी को, तो सीटों का बंटवारा भी मोटे तौर पर हो ही गया होगा। लेकिन आखिरी समय तक भी, अभी तक भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, और इसको लेकर के दोनों दलों में जबरदस्त मतभेद हैं, तनातनी है। आज बिहार पर बात करेंगे, और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, पटना से जुड़ेंगे अभिषेक तिवारी, और अगर समय रहा उनके पास, समय से वो अपने प्रोग्राम से मुक्त हुए, तो धीरेन्द्र पुंडीर भी दिल्ली से जुड़ जाएंगे। तो सीधे हम जोड़ लेते हैं जरा अपने साथ भट्ट साहब को। भट्ट साहब, बहुत जी, स्वागत है। नमस्कार।
भट्ट साहब, जब ये इंडी अलायंस बना था लोकसभा चुनाव से पहले, तब तो लगा था कि इस बार तो मोदी सरकार को पलट ही देंगे। बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाए, उसके आगे तो गाड़ी नहीं बढ़ी इनकी। क्या कारण रहा? आप कारण देख रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के बाद ये चौथा चुनाव है। इसके पहले जो है अक्टूबर 2024 में हरियाणा में हुआ, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में हुआ, फरवरी 2025 में दिल्ली में हुआ। अभी और ये तीनों चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाई। तीनों तीनों राज्यों में दिल्ली की अब तक की पिछले तीन चुनाव में की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी। अब आ गया है बिहार, चौथा चुनाव है। तो अगर अगर इतिहास के संदर्भ में देखें कि कैसे यह है सिचुएशन डेवलप हुई है, तो कांग्रेस ने एक बात तो दिखा दी है कि जितनी सहजता से, जितने लचीलेपन से, जितने रीजनेबल एकोमोडेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चला सकती है, गठबंधन को लीड कर सकती है, वो मेच्योरिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचीलापन, वो बड़ा दिल कांग्रेस के पास नहीं है। आज तक जो है, आज तक इंडिया गठबंधन को बने 2 साल हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव को हुए 1.5 साल हो रहे हैं। आज तक इनकी कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। बस केवल जब कोई चुनाव आता है तो चंद बड़े नेताओं की बैठक हो जाती है। यही होगा, यही अभी होने जा रहा है बंगाल में, तो यही होने जा रहा है तमिलनाडु में। और इनकी एक खास बात और है, ये चुनाव के पहले सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। अभी बिहार का चुनाव सर पे है और तमिलनाडु की डीएमके सरकार एंटी हिंदी बिल लाने जा रही है कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्म नहीं चलेगी, तमिलनाडु में हिंदी गाने नहीं चलेंगे, तमिलनाडु में कोई हिंदी साइन बोर्ड नहीं होगा। तो क्या ये बिहार में मुद्दा नहीं बनेगा? तो जिस तरीके से राहुल गांधी की जो एक प्रिंस वाली जो उनकी जो मेंटेलिटी है कि वो युवराज हैं और सारे जो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके पीछे पीछे चले और उनकी इच्छा के अनुसार चले, तो तेजस्वी यादव के पास अपना जनाधार है। वो सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, ये नहीं आते हैं, ये तय होगा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस तो पूरे तौर पर बिहार में आरजेडी की दया पर निर्भर है। वो अ, 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 कांग्रेस के भरोसे से वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने बड़े भाई का तरीका दिखाया है और एरोगेंट बिहेवियर दिखाया है, कहीं भी है, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने तेजस्वी यादव के नामांकन के समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं समझी। इस सब का क्या संदेश जाएगा? उनका केवल ये है कि कैसे सीटें बढ़ा ली जाएं। आपको 70 सीट चाहिए, आपको 90 सीट चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है। सवाल यह है कि उस गठबंधन को मजबूत बनाने में, उस गठबंधन की दृढ़ता को में आपका योगदान क्या है? वो तो कुछ है नहीं आपका। और जो आपने मुद्दा बनाया, वोट चोरी यात्रा, और वोट चोरी जो है का मामला तो बिहार में फुस हो गया। और उसके तुरंत बाद जो है और आपने वोट चोरी यात्रा को निकाल करके तेजस्वी के लिए समस्या खड़ी कर दी कि अब लोग जो है जो 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 चारा घोटाला लोगों की यादों में, लोगों की स्मृति ताजा हो जाएगी। और तेजस्वी ने उसके बाद यात्रा निकाली अपनी बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के बाद एक बार भी कहीं वोट चोरी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यानी वो वहां मुद्दा नहीं है। तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है उसको लगता है कि उसके पास 100 सीटें हैं और वो उसको एज ए लेवरेज इस्तेमाल करेगी और वो आरजेडी के ऊपर एक दबाव बना लेगी, और आरजेडी से लगभग जो है और अगर उसकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो वो आरजेडी के का जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहेगी। आप राष्ट्रीय पार्टी, आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपको बिहार में या यूपी में, बिहार में आरजेडी का, यूपी में समाजवादी पार्टी का जूनियर पार्टनर बन के रहना होगा। और कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो कांग्रेस ने अब तक जो अब तक संकेत दिए हैं वो मीडिया इसको महागठबंधन कह रहा है आरजेडी कांग्रेस को। बाकी वो लोग स्वयं इसको महागठबंधन नहीं कह रहे हैं। तो ये महागठबंधन जो है या इंडी अलायंस जो है ये क्या कर पाता है, इसकी शुरुआत तो बहुत
अपशकुनों के साथ हुई है। अभी भी सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। और एनडीए में जो दो बड़े पार्टनर हैं, बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों के बीच में 200 से ज्यादा सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, कहीं कोई विवाद नहीं है। बिहार विधानसभा में टोटल सीटें 243 हैं। तो यानी अब 40 के आसपास सीटों को लेकर के ही जो है हम पार्टी, जो आपके जितिन मांझी की पार्टी है, या या जो या जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या जो पार्टी चिराग पासवान की है, ये तीन छोटे छोटे दलों के बीच में दो चार सीटों को लेकर के कुछ खींचतान चल रही है। बाकी उस एनडीए गठबंधन में 200 से ज्यादा सीटों के ऊपर कहीं कोई विवाद नहीं है, पूर्ण सहमति बन चुकी है। कांग्रेस में क्या है और आरजेडी के बीच में क्या है, अभी आप यही तय नहीं कर पाए हैं कि फाइनली कांग्रेस की टैली क्या होगी। तो ये सब जो है, और एनडीए की खास बात आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, एनडीए का सीट शेयरिंग का मामला, मुद्दे का मामला हमेशा चुनाव से पहले लगभग तय हो जाता है। अब जैसे यूपी में एक पार्टी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके नेता है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बिहार में सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने कहा वहां आपका कोई आधार नहीं है, आपको हम एक सीट नहीं देंगे, तय कर दिया। अब ओम प्रकाश राजभर वहां पे कह रहा है कि हम ही सेइंग कि हमारी पार्टी वहां पे 243 ऑल सीट लड़ेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में सबको पता है कि वो 1,000 1,500 वोट से ज्यादा एका सीट में पाएगा, और उसको जो है जो टोटल उसका वोट शेयर होगा, वो इट विल बी वेल बिलो 1%। तो वो कोई समस्या नहीं है। तो बीजेपी ने निर्णय कर लिया ना कि एक सीट भी अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को ओम प्रकाश राजभर को नहीं देनी है। लेकिन वो कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने भी ये सावधानी बरती है कि यूपी में जो मंत्री बने हुए हैं, उनके 6 एमएलए हैं, यूपी से जो बीजेपी का से जो उनका गठबंधन है, उसमें दरार ना आने पाए। तो ये तय कर लीजिए ना। और एनडीए का, बीजेपी का जो जो काम चुनाव का है, वो साल में 12 महीने करते हैं। वो अपना संगठन का काम उनका कभी रुकता नहीं है, हर महीने उनकी मीटिंग होती है, हर महीने उनके क्या करना है, ये उनका एजेंडा तय होता है, उद्देश्य तय होता है, और वो लगातार संगठन पे अपना काम करते हैं। बाकी सारी पार्टियां चुनाव के 1 महीना पहले या जब चुनाव आयोग से घोषणा हो जाती तब वो जगती हैं। तो ये सब बिहार में दिख रहा है। और और और, और मेरा ये कहना है कि बिहार में एनडीए की अगर सफलता होती है, तो उस सफलता में सबसे बड़ा कारक एनडीए की संगठनात्मक क्षमता, संगठनात्मक तैयारी, और समय रहते सीटों का बंटवारा। और एनडीए ने यह सावधानी बरती है कि बीजेपी जेडीयू सभी नेता ये कह रहे हैं, ये चुनाव बीजेपी जेडीयू नहीं लड़ रही है, ये चुनाव एनडीए लड़ रहा है। सारे उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये नहीं कहा है कि ये इंडिया के उम्मीदवार हैं। वहां अभी भी ये चल रहा है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस का है, ये उम्मीदवार आरजेडी का है, और ये उम्मीदवार सीपीआई का है, ये उम्मीदवार सीपीएम का है। तो अब इलेक्शन जो है, वो केवल जो है बूथ मैनेजमेंट या चुनावी गणित से आप नहीं लड़ते। इलेक्शन लड़ने के लिए संगठन के लेवल पर और कैडर के लेवल पर बहुत बारीकी से, बड़े परिश्रम के साथ तैयारी की जाती है।